हेलो नमस्कार सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स को। मेरा यूट्यूब चैनल ओनली यूपीएससी सिविल एग्ज़ाम 88 बाय धंजीलाल सर। इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। आज मैं पढ़ा रहा हूँ स्वतंत्रता का अधिकार। ये फंडामेंटल राइट है और इसका वर्णन भारतीय अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक किया गया है। राइट ऑफ फ्रीडम, हमें किस प्रकार की स्वतंत्रता है और हमें कौन सी जगह पर हमारी इस प्रकार की स्वतंत्रता छीनी जा सकती है, वो मैं आपको पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन करके बताऊंगा। स्वतंत्रता का अधिकार, राइट ऑफ फ्रीडम, इसमें 6 अधिकारों की स्वतंत्रता है आर्टिकल 19 में। फिर है अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यह आर्टिकल 20 बताता है। फिर प्राण एवं देह की स्वतंत्रता आर्टिकल 21। फिर शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 ये। फिर निरोध एवं गिरफ्तारी की से संरक्षण, ये आर्टिकल हमें 22 बताता है। अब मेरे यूट्यूब चैनल पर मैं आपको लक्ष्मीकांत बुक के दोबारा पूरी तरह से समझाऊंगा। आप पढ़ते रहें और थोड़ा सा समय निकालें। छोटे तरीके से मैं समझा भी सकता था, लेकिन छोटे तरीके से समझाने में प्रीलिम्स में और मेंस में काम नहीं चलेगा, इसलिए मैं आपको पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन करूंगा। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 20 में है। इसमें 6 अधिकारों की रक्षा की गई है अनुच्छेद 19 में। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आपको बोलने की और अपने विचार करने की स्वतंत्रता है। फिर शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार है। आप शांतिपूर्वक और बिना हथियार के इकट्ठे हो सकते हो। संगम, संघ एवं सहकारी समितियां बनाने का आपको अधिकार है। ये कौन से अधिनियम दोबारा जोड़ा गया था? ये 96 में संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के दोबारा जोड़ा गया था। फिर भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संरक्षण का अधिकार। फिर भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निर्बाध घूमने और बस जाने या निवास करने का अधिकार। फिर कोई भी वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। पहले संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी। संपत्ति का अधिकार भी था, लेकिन इसे 1978 में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया है। तो हमें अब कितनी स्वतंत्रता है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार, संगम, संघ, सहकारी समितियां बनाने का अधिकार, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण का अधिकार, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निर्बाध घूमने और बस जाने या निवास करने का अधिकार, कोई भी बढ़ती व्यापार या कारोबार करने का अधिकार, ये हमें आर्टिकल 19 बताते। हम देखेंगे इसमें जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसमें क्या क्या है। उच्चतम न्यायालय ने वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निम्नलिखित को सम्मिलित किया गया। किस किस को? अपने या किसी अन्य के विचारों को प्रसारित करने का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता, व्यावसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता, फ़ोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार। अगर आपको कोई कॉल कर रहे हो आप किसी से, तो आपका फ़ोन टैपिंग नहीं कर सकता। प्रसारित करने का अधिकार, अर्थात सरकार का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एकाधिकार नहीं। किसी राजनीतिक दल या संगठन द्वारा आयोजित बंद के खिलाफ अधिकार, ठीक है। सरकारी गतिविधियों की जानकारी का अधिकार, शांति का अधिकार, किसी अखबार पर पूर्व प्रतिबंध के विरुद्ध अधिकार, प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार, लेकिन हड़ताल का अधिकार नहीं है। आपसे पूछ सकता है कि हड़ताल का अधिकार कौन सा अधिकार है, तो ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। यह प्रतिबंध लगाने की आधार इस प्रकार है। भारत की एकता एवं संप्रभुता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मित्रवत संबंध, सार्वजनिक आदेश, नैतिकता की स्थापना, न्यायालय की अवमानना, किसी अपराध में संलिप्तता। अगर इन पर प्रतिबंध लग सकता है, किस पे? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर। अगर हमारी एकता को, संप्रभुता को खतरा है, या राज्य की सुरक्षा को खतरा है, या आप विदेशी राज्यों से मित्रवत संबंध कर रहे हो जिससे देश को नुकसान है, या सार्वजनिक आदेश है जिसमें आपको घूमने फिरने के लिए मना कर रखा है,
या फिर नैतिकता की स्थापना या न्यायालय की आप अवमानना कर रहे हो या किसी अपराध में आप संलिप्त हो तो उस पर प्रतिबंध लग सकता है। फिर हम देखते हैं शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता। किसी भी नागरिक को बिना हथियार के शांतिपूर्वक संगठित होने का अधिकार है। इसमें शामिल सार्वजनिक बैठकों में भाग लेने का अधिकार एवं प्रदर्शन है एवं इस स्वतंत्रता का उपयोग केवल सार्वजनिक भूमि पर बिना हथियार के किया जा सकता है। यह व्यवस्था हिंसा, अव्यवस्था, गलत संगठन एवं सार्वजनिक शांति भंग के लिए नहीं है। इस अधिकार में हड़ताल का अधिकार भी शामिल नहीं है। अगर जैसे मान ले पहले कोविड इन्फेक्शन फैला था, अगर उस टाइम पर आप शांतिपूर्वक सम्मेलन करते तो उसमें हमारे ऊपर धारा 144 लग सकती थी। तो हमें वो क्या है, वो राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा, तो उस स्थिति में हम शांतिपूर्वक सम्मेलन भी नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इसमें दे भी रखा है आपराधिक व्यवस्था की धारा 144 के अंतर्गत एक न्यायाधीश किसी संगठित बैठक को किसी व्यवधान के खतरे के तहत रोक सकता है। इसे रोकने का आधार मानव जीवन के लिए खतरा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, सार्वजनिक जीवन में व्यवधान या दंगा भड़काने का खतरा भी है। तो 144 लगाई जा सकती है। फिर हम देखते हैं संगम या संघ बनाने का अधिकार। फिर है संगम या संघ बनाने का अधिकार। सभी नागरिकों को सभा, संघ अथवा सहकारी समितियां गठित करने का अधिकार होगा। इसमें शामिल राजनीतिक दल बनाने का अधिकार, कंपनी, साझा फर्म, समितियां, क्लब, संगठन, व्यापार संगठन, लोगों के अन्य इकाई बनाने का अधिकार है। यह न केवल संगम या संघ बनाने का अधिकार प्रदान करता है किंतु नियमित रूप से संचालित करने का अधिकार भी प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त यह संगम या संघ बनाने या उसमें शामिल होने के नकारात्मक अधिकार को भी शामिल करता है। ठीक है, इस अधिकार पर राज्य द्वारा युक्तिबद्ध प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसके आधार है वो जैसे भारत की एकता एवं संप्रभुता, सार्वजनिक आदेश एवं नैतिकता। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि श्रम संगठनों को मोल भाव करने, हड़ताल करने एवं तालाबंदी करने का कोई अधिकार नहीं है। हड़ताल के अधिकार को उपयुक्त औद्योगिक कानून के तहत नियंत्रित किया जा सकता है। तो संघ बनाने का और संगम बनाने का अधिकार है, लेकिन हम कुछ परिस्थितियों में अगर ऐसा करें तो वो कानून के खिलाफ है। ये फिर हमारा फंडामेंटल राइट नहीं रहेगा। सरकार चाहे तो उस पर प्रतिबंध लगा सकती है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे टॉपिक अबाध संचरण की स्वतंत्रता। आप कहीं भी घूम सकते हो। यह स्वतंत्रता प्रत्येक नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में संचरण का अधिकार प्रदान करती है। यह स्वतंत्रता पूर्वक एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक से दूसरे स्थान पर संचरण कर सकता है। यह अधिकार इस बात को बल देता है कि भारत सभी नागरिकों के लिए एक है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सोच को बढ़ावा देता है, न कि संकीर्णता को। ठीक है, हमें क्या एक प्रकार की नागरिकता है और सभी का लोगों से बना हुआ एक भारत है, तो हमें इसको बढ़ावा मिलता है राष्ट्रीय सोच को। ठीक है, लेकिन संकीर्णता का इसका बढ़ावा नहीं सोचना चाहिए हमें। इस स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाने के दो कारण हैं: आम लोगों का हित और किसी अनुसूचित जनजाति की सुरक्षा हित। जनजातीय क्षेत्रों में बाहर के लोगों के प्रवेश को उनकी विशेष संस्कृति, भाषा, रिवाज और जनजातीय प्रावधानों के तहत प्रतिबंधित किया जा सकता है ताकि उनका शोषण न हो। सरकार चाहे तो आपको किसी प्रतिबंधित क्षेत्र या किसी विशेष लोगों के समुदाय में जाने से रोक सकती है। ठीक है, इसमें संचरण की स्वतंत्रता के दो भाग है: आंतरिक देश में निर्बाध संचरण और बाह्य देश के बाहर घूमने का अधिकार तथा देश में वापस आने का अधिकार। अनुच्छेद 19 मात्र पहले भाग की रक्षा करता है, दूसरे भाग को अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का व्याख्यायित करता है। फिर है निवास का अधिकार। ये आर्टिकल 19 के अंदर ही है। 6 प्रकार की स्वतंत्रता में हर नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में बसने का अधिकार है। यह अधिकार के दो भाग है: देश के किसी भी हिस्से में रहने का अधिकार, इसका तात्पर्य कहीं भी अस्थायी रूप से रहना, एवं देश के किसी भी हिस्से में व्यवस्थित होने का अधिकार, इसका तात्पर्य कि वह घर बनाना एवं स्थायी रूप से बसना। यह अधिकार देश के अंदर कहीं जाने के आंतरिक अवरोधों को समाप्त करता है। यह राष्ट्रवाद को प्रोत्साहित करता है। किसको करता है? राष्ट्रवाद को प्रोत्साहित करता है और संकीर्ण मानसिकता को महत्व प्रदान नहीं करता है। ठीक है, राज्य
इस अधिकार पर उचित प्रतिबंध दो आधारों पर लगा सकता है, विशेष रूप से आम लोगों के हित में और अनुसूचित जनजातियों के हित में। अब हम नेक्स्ट देखेंगे अगला टॉपिक, व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता। सभी नागरिकों को किसी भी व्यवसाय को करने, पैसा अपनाने एवं व्यापार शुरू करने का अधिकार दिया गया है। यह अधिकार बहुत ही विस्तृत है क्योंकि यह जीवन निर्वहन हेतु आय से संबंधित है। ठीक है, किससे? जीवन का निर्वहन करने के लिए आय से संबंधित है। राज्य सार्वजनिक हित में इसके प्रयोग पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। इसके अतिरिक्त राज्य को यह अधिकार है कि वह किसी पैसे या व्यवसाय के लिए पैसेगत या तकनीकी योग्यता को जरूरी ठहरा सकता है। किसी व्यापार, व्यवसाय, उद्योग या सेवा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वयं जारी रख सकता है। इस प्रकार जब राज्य किसी व्यापार, व्यवसाय, उद्योग पर अपना एकाधिकार जताता है तो प्रतियोगिता में आने वाले व्यक्तियों या राज्य के लिए अपने एकाधिकार को न्यायोचित ठहराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस अधिकार में कोई अनैतिक कृत्य शामिल नहीं है, जैसे महिला या बच्चों का दुरुपयोग या खतरनाक व्यवसाय। राज्य इन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा सकता है एवं इनके संचालन के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता कर सकता है। फिर हम पढ़ेंगे आर्टिकल 20, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 किसी भी अभियुक्त या दोषी करार व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी या कंपनी व परिषद का कानूनी व्यक्ति हो, उसके विरुद्ध मनमाने और अतिरिक्त दंड से संरक्षण प्रदान करता है। इस संबंध में 3 व्यवस्था है। कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा तब तक उसने कोई कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवृत्त विधि, इसको मैं समझाऊंगा, अतिक्रमण नहीं किया है या उससे अधिक शक्ति का भागी नहीं होगा जो उस अपराध के लिए जाने के समय प्रवृत्त विधि के अधीन अधिरोपित की जा सकती है। अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उस पर पहले से जो कोई कानून है वो कानून नहीं थोपा जाएगा, जो वर्तमान में कानून है उसी के अनुसार सजा मिलेगी, फिर दोहरी क्षति नहीं। किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। मतलब एक व्यक्ति को, इसमें यह बात बता रहा है, एक अपराध के लिए एक बार ही दंडित किया जाएगा, उसको बार बार दंडित नहीं किया जाएगा। फिर स्वयं अभिशंसन नहीं। किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। मतलब उस पर प्रेशर नहीं डाल सकते हैं कि आपने ये कार्य किया है, ये अपराध किया है, उसके बाध्य नहीं किया जाएगा ज़बरदस्ती से। ठीक है, उसको खुद के विरुद्ध साक्षी होने के लिए तो यह हमें सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे, फिर ये देखेंगे आर्टिकल 21, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे एग्जाम में 2-3 बार पूछ लिया, इसे मैं ब्रीफ में कराऊंगा। अनुच्छेद 21 में घोषणा की गई कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या देह स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार वंचित नहीं किया जाएगा। अन्यथा ये प्रसिद्ध गोपालन मामले में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की सूक्ष्म व्याख्या की। व्याख्या क्या थी? अनुच्छेद 21 के तहत सिर्फ मनमानी कार्यकारी प्रक्रिया के विरुद्ध सुरक्षा उपलब्ध है, न कि विधान मंडलीय प्रक्रिया के विरुद्ध। इसका मतलब यह कि राज्य प्राण एवं देह स्वतंत्रता का अधिकार को कानूनी आधार पर रोक सकता है। अगर किसी व्यक्ति ने अपराध किया है, अगर उसकी फांसी की सजा हो गई है तो उसे स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है, उसे फांसी खानी पड़ेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि अनुच्छेद 21 की अभिव्यक्ति विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अमेरिका के संविधान में अभिव्यक्ति विधि की विधिवत प्रक्रिया से भिन्न है। किससे भिन्न है? विधि की विद्युत प्रक्रिया से। इस तरह कानून की वैधता एवं उसकी व्यवस्था पर अकारण अन्यायपूर्ण आधार पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ एक व्यक्ति की शारीरिक एवं निजी स्वतंत्रता से है। लेकिन मैन का मामले 1978 में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के तहत गोपालन मामले में अपने फैसले को पलट दिया। क्या? कैसे पलट दिया? अतः न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्राण एवं देही की स्वतंत्रता को उचित एवं न्यायपूर्ण मामले में के आधार पर रोका जा सकता है।
इसके प्रभाव में अनुच्छेद 21 के तहत सुरक्षा केवल मनमानी कार्य क्रिया पर ही उपलब्ध नहीं बल्कि विधानमंडलीय क्रिया के विरुद्ध भी उपलब्ध है। न्यायालय ने प्राण स्वतंत्रता की व्याख्या करते हुए कहा कि इसके विस्तार का आशय है कि एक व्यक्ति की प्राण स्वतंत्रता में अधिकारों के कई प्रकार है। इसमें प्राण के अधिकार को शारीरिक बंधनों में नहीं बांधा गया बल्कि इसमें मानवीय सम्मान और इससे जुड़े अन्य पहलुओं को भी रखा गया है। उच्चतम न्यायालय ने मेनका मामले में अपने फैसले को दोबारा स्थापित किया। इसमें अनुच्छेद 21 के भाग के रूप में निम्नलिखित अधिकारों की घोषणा की। कौन कौन से अधिकार की घोषणा की, एक बार हम देखते हैं। जैसे मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण, प्रदूषण रहित जल एवं वायु में जीने का अधिकार। जब भी सुप्रीम कोर्ट कभी कभी आपने देखा होगा पराली या पटाखे जलाते उन पर रोक लगा देता है क्योंकि सबको स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है। जीवन रक्षा का अधिकार है। निजता का अधिकार है, ये काफ़ी बार पूछ लिया। जैसे किसी मनचाहे व्यक्ति से शादी करना, ठीक है, या किसी से प्रेम करना, तो वो निजता का अधिकार है। आर्टिकल 21 के, या फिर अपनी वर चुनने का अधिकार, अपनी स्वतंत्रता से वर वधू चुनने का अधिकार, तो ये इम्पोर्टेंट है। इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट जो प्रेम विवाह करने वाले हैं, शादी करने वाले, उनको सुरक्षा प्रदान करता है। फिर आश्रय का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, 14 वर्ष की उम्र तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, अकेले कारावास में बंद होने के विरुद्ध अधिकार, तुरंत सुनी का अधिकार, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार, देर से फांसी के विरुद्ध अधिकार, विदेशी यात्रा करने का अधिकार, बंधुआ मजदूरी करने के विरुद्ध अधिकार, हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार, आपातकालीन चिकित्सा सुविधा का अधिकार, सरकारी अस्पतालों में समय पर उचित इलाज का अधिकार, राज्य के बाहर न जाने का अधिकार, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, कैदी के लिए जीवन की आवश्यकताओं का अधिकार, महिलाओं के साथ आदर और सम्मानपूर्वक व्यवहार करने का अधिकार, सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार, सुनवाई का अधिकार, सूचना का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार, 2 सिद्धि वाले न्यायालय आदेश से अपील का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा तथा परिवार के संरक्षण का अधिकार, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय एवं सशक्तिकरण का अधिकार, बार कैटर्स के विरुद्ध अधिकार, जीवन बीमा पॉलिसी के विनियोग का अधिकार, सोने का अधिकार, सौर प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार और बिजली का अधिकार। अभी आपने कुछ समय पहले देखा होगा चंडीगढ़ में जो सभी इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट के उन्होंने हड़ताल इकट्ठी कर दी थी, लेकिन फिर हाई कोर्ट ने इसको क्या बिजली का एक फंडामेंटल राइट था, इसके विरुद्ध सभी को आदेश दे दिया था और कि अगर आप ड्यूटी ज्वाइन नहीं करेंगे तो आपके विरुद्ध बहुत तगड़ा अगेंस्ट वो लिया जाएगा, क्या एक्शन लिया जाएगा। इसलिए विद्युत का अधिकार भी हमारा क्या है, एक मौलिक अधिकार है। तो हेलो साथियों, आज मैंने आपको इतना पढ़ाया है। कैसा लगा मेरा पढ़ाना? जय हिंद, जय भारत।